अनिल कर्ण साहब, ये तो शायद ही किसी मंत्री ने सोचा होगा कि ऐसे बेआबरू होकर, बेइज्जत होकर निकलना पड़ेगा अपनी जिंदगी को बचाकर। दिखाने के लिए मैं अपनी मंजिला पे जा रहा हूँ। ये नेपाल का आखिरी पुलिस चौकी है जहाँ पे अभी सरकार का नियंत्रण है और जहाँ से प्रहरी को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये नेपाल पुलिस का आखिरी चौकी है। किसको रेस्क्यू किया जा रहा है अनिल जी? अनिल कर्ण जी, कहां हैं आप इस वक्त? किसको रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार काठमांडू से जुड़ रहे हैं, वो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार इस वक्त भी आप देखिए। भले केपी शर्मा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, उनके एक के बाद एक तमाम मंत्रियों ने पहले इस्तीफा दिया था। हेलीकॉप्टर यहां पर नजर आ रहा है। अनिल कर्ण, ये हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है धुएं के गुबार में, किस जगह आप हैं इस वक्त और ये हलचल कहां पर है, आप बता सकते हैं जरा? तो हमारे सहयोगी काठमांडू से जुड़ रहे हैं, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में जो काठमांडू में अब तक नेपाल के वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो लात घूंसों से पिटते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, खुद अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो आप देखिए, धुएं के गुबार के बीच में हेलीकॉप्टर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये हेलीकॉप्टर दो वजह से हो सकता है, या तो किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश इस हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है, या फिर सेना पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश यहाँ पर कर रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। लेकिन हालात किस तरीके के हैं वो आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको श्रीलंका की तस्वीर नजर आ रही होगी, इन तस्वीरों को देखकर आपको बांग्लादेश के हालात नजर आ रहे होंगे। आज से लगभग 15 साल पहले अरब स्प्रिंग की जो क्रांति थी वो आपको नजर आ रही होगी। और अब आप देखिए, ये हेलीपैड, यहाँ एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर इंतजार में है, विमान यहाँ पर इंतजार में है, और पीछे धुएं की लपटें भी नजर आ रही हैं, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। ये काठमांडू का एयरपोर्ट है, जहाँ इंतजार हो रहा है कि कौन कौन मंत्री अपनी जिंदगी को बचाकर यहाँ पर किसी तरीके से आ पाता है और फिर यहाँ से कैसे खुद को बचा पाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि यहाँ से जो मंत्री या केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जो अब तक थे, वो उड़ान भरेंगे तो वो कौन सा देश होगा जो उनको शरण देगा? और अगर वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं मधुरेंद्र, तो जाहिर सी बात है वो किसी दूसरे मुल्क में हेलीकॉप्टर से तो नहीं पहुंच पाएंगे, पहले कहीं और जाना होगा उनको। उन्हें किसी और जाहिर तौर पे उन्हें भारत की तरफ आना होगा और भारत की आके यहाँ से किसी और फ्लाइट में बोर्ड होके उनको दुनिया के दूसरे देश की तरफ जाना होगा। भारत और नेपाल के बीच में आप जानते हैं कि एयर स्पेस ओपन है, तो उनमें उसको आने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्रोटोकॉल्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन सवाल है कि वहां से यहाँ तक आने की इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है वो उनके लिए बड़ी चुनौती से घिरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जन आक्रोश जो है वो एक ओली सरकार के मंत्री और इवन केपी शर्मा ओली को भी दरअसल देखना नहीं चाहता। वो अगर किसी के हत्थे चढ़ते हैं तो जाहिर है उनके जान पर भारी पड़ सकता है। इस वक्त की स्थितियों में रोड पैसेज मिल पाना और एयरपोर्ट पर आना अब सेना के हवाले है कि सेना कैसे पैसे देकर उनको वहां से निकाले, क्योंकि आप देखिए कि उनकी इस्तीफे के बाद भी जनाक्रोश नहीं थम रहा। ठीक है मधुरेंद्र, एक सवाल ये कि जो अभी अनिल कर्ण ने चिंता जाहिर की थी और सवाल खड़ा किया था कि एयर स्पेस की जरूरत होगी, एयर स्पेस की अनुमति की जरूरत होगी, तो इस मोर्चे पर तो भारत की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब जबकि हमारे जो बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है तनाव को देखते हुए। देखिए, बिल्कुल इस मोर्चे पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में दरअसल वो अपने दुश्मनों को भी आप देखिए तो पैसेज देता है। लेकिन नेपाल के साथ तो हमारे संबंध भले ही कोई केपी शर्मा ओली के टेन्योर में डिटेल हो गए हों, लेकिन जो कनेक्ट है वो बेहतर तरीके से बना हुआ है तमाम मोर्चों पर। तो जाहिर है ऐसी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए और उन्हें पैसे जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि वो कितना सेफ वहां से दरअसल टेक ऑफ कर पाते हैं। उनके अपने मुल्क में उनकी जान जो है वो खतरे में दिखाई दे रही है और उनके अपने गलत नीतियों के कारण दिखाई दे रही है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती में डेढ़ घंटे का लगभग वक्त बचा है, जबकि नेपाल को अगला एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा। लेकिन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के मिलने के साथ ही केपी शर्मा ओली को तो राहत नहीं मिलेगी। अगर वो वहां रहते हैं, निर्वासित नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है मुकदमों की लंबी फहरिस्त होगी जो केपी शर्मा ओली का इंतजार कर रही होगी। देखिए, बिल्कुल मुकदमों की लंबी फहरिस्त होगी और उन्हें अपने हाउस अरेस्ट में भी सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल सेना के लिए होगा, जिस तरह का जनाक्रोश उनके खिलाफ लिया था। इस वक्त की स्थिति में उनके लिए देश छोड़कर निकल जाना, निर्वासित होना ही एक रास्ता है और निर्वासन उनका उसी तरह मुझे दिखाई दे रहा है जैसा कि आप
शेख हसीना का देखिए या फिर असद का देखिए, जो कि सीरिया छोड़कर भागे थे, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। तो इस वक्त की स्थिति हमें केपी शर्मा ओली की दिखाई दे रही है। अनिल कर्ण हमारे साथ काठमांडू से वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, आप किसी जगह पर पहुंचे थे, आपने बताया था कि आखिरी चौकी है नेपाल पुलिस की, यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। किस जगह पर थे आप? सिग्नल आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार अगर फिर से आप बता सकें, कहाँ हैं आप अभी और क्या देख रहे हैं? मैं इस वक्त काठमांडू का बहुत ही पॉश इलाका है महाराजगंज के बगल में बूढ़ा नीलकंठ है, जहां नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा जी का निवास है। और यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, केपी शर्मा ओली का सरकारी आवास है। और इस इलाके में प्रहरी वृत्त है, पुलिस का एक क्षेत्रीय स्तर का कार्यालय है, जिस कार्यालय के बगल में मैं हूँ। और करीब 4 घंटों से यहाँ पे गोलीबारी हो रही थी, प्रदर्शनकारियों पे प्रहरी गोली बरसा रहा था और प्रदर्शनकारियों ने यह प्रहरी यूनिट को अपना नियंत्रण में ले लिया था। यहाँ पे आग भी लगाया था प्रदर्शनकारियों ने। और करीब 4-5 घंटे के जदोजहद के बाद अभी नेपाली सेना ने यहाँ पे जो ऊपरी तल्ला पे फंसे हुए थे जो नेपाल प्रहरी के कर्मचारी लोग, क्योंकि सारे प्रहरी चौकी को चारों ओर से घेर लिया गया था और पुलिस वगैरह प्रहरी चौकी नियंत्रण में था। संभवतः नेपाल का सरकार नियंत्रण आज के लिए आखिरी प्रहरी चौकी रहा होगा, प्रहरी का यूनिट है, और वहां से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। अनिल कर्ण साहब, 1.5 घंटे का वक्त बचा है नए प्रधानमंत्री के नाम के ऐलान में। क्या ये 1.5 घंटे का ही क्रूशियल टाइम है केपी शर्मा ओली के पास खुद को नेपाल से बचाने के लिए? देखिए, ओली का रेजिम जो है, ओली का युग अब समाप्त हो गया। अब ओली को राजनीतिक रूप से तत्काल पुनर्स्थापित होना संभव नहीं है। तो अब हम लोग विकल्प पर ही बातचीत करें, और शुरू से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक विकल्प है, काफी हाईली एनर्जेटिक है, डायनामिक है और लोकप्रिय रहे हैं। काठमांडू उनका प्रभाव क्षेत्र है, यद्यपि उनका प्रभाव काठमांडू से बाहर भी है, लेकिन प्रभाव क्षेत्र काठमांडू रहा है। काठमांडू महानगर पालिका के प्रमुख यानी कि काठमांडू मेट्रोपोलिटन महानगर का प्रमुख बालेन शाह, लेकिन बालेन शाह के साथ जो मैंने कहा आपको, ठीक है, लेकिन अगर बालेन शाह पर सहमति नहीं बन पाती है तो और कौन नाम हो सकता है आपके हिसाब से? अगर बालेन शाह नहीं तो कौन? नाम पे सामान्य कयास की जा रही है, आकलन की जा रही है। यह अनुमान आपको अभी कर लेना बहुत ही जल्दी होगा। तो हम आपको बताएं कि अभी जो संविधान यहाँ पे सक्रिय है, उसके भीतर से ही संभावना की तलाश होगी। और यह संविधान आपको संकट काल का परिकल्पना करता है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का राजीनामा स्वीकृत हो जाने के बाद संविधान में क्या प्रावधान है? आगे बढ़ेंगे। संविधान में क्या प्रावधान है? क्या कोई मेयर जैसा व्यक्ति, नॉन इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट का, क्या वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, या एकमात्र ऑप्शन है इस वक्त की राष्ट्रपति इमरजेंसी का ऐलान करें? और निश्चित रूप से संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे तो संकट काल का घोषणा एकमात्र विकल्प है। लेकिन जब आपको बहुत ही असामान्य, असहज और अस्वाभाविक अवस्था हो, तो स्वाभाविकता खोजने के लिए संविधान से बाहर जाकर के ही विकल्प ढूंढना पड़ेगा। और बाहर जाके यदि विकल्प ढूंढेंगे तो एकमात्र संभावना है संविधान में कि राष्ट्रपति ऐसी सिचुएशन में अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके किसी को भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, भले ही वो नेपाल की पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। क्या ऐसा प्रोविजन है पार्लियामेंट में? नेपाल में मैं आपको बताऊं, नेपाल के जितने संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसको यहाँ के राजनीतिक कर्मी लोग अपने सुविधा और अपने अनुकूलता में उपयोग करता रहा है। अर्थात संविधान की व्यवस्थाओं में जो शब्द है, उस शब्द का मर्म भाव और आशय को परिस्थिति के हिसाब से भी आपको व्याख्या और विश्लेषण होते रहा है। उसको आपको सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभार आपको उसको सदर कर दिया करता है। क्योंकि संविधान का हो सकता है कि नेपाल की पार्लियामेंट में बिना किसी अमेंडमेंट के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ये फैसला कर लें कि मैं नॉन मेंबर पार्लियामेंट को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं। क्या ये मुमकिन है? देखिए, संवैधानिक बात हम करें, संवैधानिक बात करें तो यह संभव नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ का अवस्था जो काफी असामान्य है, अस्वाभाविक है, अपूर्व है। तो जब आपको जनता का आंदोलन, जनता का चेतना, जनता का विचार जब राजनीतिक संस्कृति को ही बदल देता है, तो संविधान का धारा, संविधान का व्यवस्थाओं को अपना अनुकूलता या सुविधा में अभी का जो परिस्थिति उस अनुसार से व्याख्या करके नागरिक सरकार बनाने का जो विकल्प है, उससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है, यह मुमकिन है। ठीक है, मधुरेंद्र, आपको क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो वरिष्ठ पत्रकार अनिल कर्ण साहब वो कह रहे हैं कि देखिए संविधान में इस तरीके का प्रोविजन नहीं है, बिना पार्लियामेंट के कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। तो क्या एकमात्र विकल्प नेपाल में राष्ट्रपति शासन का ऐलान है जो अब से थोड़ी देर में होने जा रहा है, या वास्तव में कोई आउट ऑफ द बॉक्स नए नाम का ऐलान हो सकता है प्रधानमंत्री के तौर पर? मधुरेंद्र,
देखिए, ये डिपेंड करता है, चूंकि गवर्नमेंट कोलिजन की है, कि क्या किसी चेहरे पर जो कोलिजन है वो सहमत हो पाता है। अगर सहमत हो पाता है तो जाहिर तौर पे एक नया चेहरा सामने आएगा और सरकार जो है वो आगे चलने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर ऐसी सहमति नहीं बन पाती है, क्योंकि जन आक्रोश काफी ज्यादा है, जनता का गुस्सा ज्यादा काफी है, तो ऐसे में किसी मुखौटे को भी आप नहीं बिठा सकते। और जाहिर तौर पे ऐसे में किसी ऐसे चेहरे को, अपने जो जनप्रिय है, लोकप्रिय है, उसे आप बिठाते हैं, तो वो अगर जनता स्वीकार करती है तो जाहिर है कि अस्थिरता की स्थिति नहीं होगी। अन्यथा एक ही विकल्प है कि इस वक्त राष्ट्रपति जो है वो संभाले। लेकिन इस वक्त आप गौर करिए कि केपी शर्मा ओली ने अपने सरकार का इस्तीफा नहीं राष्ट्रपति को दिया है, बल्कि खुद का इस्तीफा दिया है। तो अभी विकल्प खुले हुए हैं कि नए पीएम और नया मंत्रिमंडल जो है वो टेक ओवर करे और नेपाल में जो है वो चुनाव के हालात नहीं पैदा हो। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है दरअसल उस कोलिजन के अपने इंटरनल, हम देखें तो फैसले पर, जो किसी चेहरे को दरअसल चुन पाता है या फिर चुनाव का रास्ता अख्तियार करता है। हालांकि हमारे और आपके जो अनुभव है या फिर राजनीतिक जो समीकरण है वो यही कहते हैं कि दरअसल कोई भी चुनाव में जल्दी नहीं आना चाहता, अपनी सत्ता को आगे चलाना चाहता है। लिहाजा ऐसी संभावनाएं होंगी जरूर कि कोई चेहरा जो है, जैसे बालेंद्र का चेहरा सामने है, जिसे जनता एक्सेप्ट कर सकती है, जिसे लोकप्रियता काफी हासिल है और उसे युवा भी पसंद करते हैं, तो ऐसे किसी चेहरे पर अगर कोलिजन जो है वो मुहर लगाती है तो जाहिर है कि एक नया चेहरा नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे सामने होगा। और कोई अगर मुखौटे को रखने की कोशिश की गई तो जाहिर है कि एक बार फिर से विद्रोह की आग और बढ़ रही है। नहीं, लेकिन क्योंकि मधुरेंद्र जी जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं, अब लौटेंगे हम आपके पास और इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सुमन तिवारी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अभी क्या अपडेट्स और यहाँ पर सुमन तिवारी को मिल रही है, हम सीधा पहले उन्हीं से ये समझने की कोशिश करेंगे। सुमन जी। जी नमस्कार जी, क्या कहते हैं, अब कुछ डिमांड आ रहा है यहाँ के यंगस्टर से। हाँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं ये लोग कि नंबर 1 डिमांड तो क्या है कि दे नीड न्यू फेसेस इन पॉलिटिक्स नाउ। हाँ, और वो नाम वो क्या भी है? क्वालिफाइड, थोड़ा पढ़े हुए लिखे हुए आदमी चाहिए पॉलिटिक्स में। एंड सेकेंड डिमांड इज दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन इलेक्टोरल सिस्टम। जनता खुद इलेक्ट करेगा, 5 साल का मिनिमम गवर्नमेंट होगा वो हिसाब से। And there should be transparency and accountability in each and every system, even in government procurement and their establishment of officials. और पब्लिक क्या कहते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं उनके संपत्ति का क्या कहते हैं, उनका भी संपत्ति क्या है, कितना है उनके पास, उसका भी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ऐसा टाइप का डिमांड आ रहा है उन लोगों के साथ। और वो जो नाम, अगर आप सुमन तिवारी एक बार फिर से बता पाएं कि किस नाम को आगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है दरअसल कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है और जिस तरह की आग धधकती हुई या जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, ये मेयर बालेंद्र शाह जिनके इशारे पर ही ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। और जेन जी की पसंद भी दरअसल बालेंद्र शाह ही है। जी हाँ मैम, ये इनिशियल क्या कहते हैं, ये जो प्रोटेस्ट निकला था जेन जी के कारण। बट सिंस बालेंसा यहाँ के जो मेयर है, दे आर ये पास्ट गवर्नमेंट का काम देखा जाए तो उनका काम कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। दे हैव डन रिसेंट डेवलपमेंट इन काठमांडू। तो उनका फेवरेट है, जेन जी के फेवरेट है काइंड ऑफ। तो दे आर एनकरेजिंग हिम टू कम आउट एंड टेक द लीड। अच्छा, ये देखा जा रहा है सुमन तिवारी कि जो जनजी की ओर से डिमांड की गई है उन डिमांड्स को माना जा रहा है। जैसा कि हम पूर्व डिप्टी पीएम यहाँ पर लवी लामिछाने की भी अगर बात करें तो उनको भी छोड़ा गया। ये उन मांगों में से एक मांग थी। तो सिचुएशन किस तरह से कंट्रोल हो जाए, यही कारण है कि पहले इस्तीफा और उसके बाद जो तमाम मांग जनजी द्वारा रखी गई थी उन मांगों को भी माना जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो रवि लामिछाने भी, उनका भी रिफॉर्म कुछ अच्छा है यहाँ पे। एज पर सोशल मीडिया पोस्ट उनको फंसाया गया है, तो इसके कारण उनको जेल में रखा गया था। मगर जेन जी खुद जाके वहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप जाके वहाँ पे छुटाया है, उनको जेल से बाहर निकाला गया है। एंड होपफुली ही विल आल्सो बी लीडिंग द प्रोटेस्ट नाउ। और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं अभी वहां पर, और किस तरह की और जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच रही है सुमन? जी मैम, रिसेंटली देखा गया है कि शेर बहादुर देववा के रेसिडेंस पे अटैक किया गया था। इवन ही वाज इंजर्ड
and finance minister was also kicked out from his home and he was injured. And some other government officials were also attacked. अभी के स्थिति में देखा जाए तो अभी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जो करप्ट ऑफिसर्स हैं लिस्ट में उनके सबको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी सुमन तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं जो इस बाबत हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये बताया जा रहा है कि अनिल कर्ण भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तो अनिल कर्ण जी, अब जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, अब इससे आगे क्या देखें? पहली बात तो रवि लामिछाने का संदर्भ में मैं स्पष्ट कर दूं कि उनको जेल में सुरक्षा मुहैया कराना मुश्किल है, यह कहना था आपको जेल प्रशासन का। उसके बाद उनका परिवार का सदस्य को जिम्मा लगा करके उनको हटाया गया है। तो फिलहाल रवि लामिछाने इस देश की राजनीतिक सत्ता में वह विराजमान हो, यह संभावना बहुत ही न्यून है, क्योंकि उनपे बहुत सारा जुडिशियल ट्रायल चल रहा है। तो जुडिशियल ट्रायल को अनदेखी करके उनको देश का कार्यकारी बनाया जाएगा, यह कहना बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगी। और अभी तो फिलहाल निराधारी कहा जाए, यद्यपि अभी का जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन में रवि लामिछाने नेतृत्व का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण सहभागिता रहा है। तो रवि की अनिल कर्ण जी, फिर रवि लामिछाने का नाम देने का मतलब क्या हम यहाँ पर देखें? इसके पीछे हम क्या देखें? क्योंकि उन स्पेशली जेनजी के द्वारा ये मांग की गई थी ना उन्हें छोड़ने की। देखिए, मैं आपको महत्वपूर्ण बात यह बताता हूं कि जेएनजी का जो औपचारिक मांग है, औपचारिक मांग में आपको किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल को लेकर के खास कोई सवाल या खास कोई महत्वपूर्ण बात चिन्हित नहीं किया गया था। वह एक बहुत ही सैद्धांतिक और व्यवहारिक बातचीत था जो भ्रष्टाचार से लेकर के अनियमितता तक का विषयों को समेटा गया था। तो रह गई जेएनजी के जो संबद्ध बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये लोग काफी संगठित ढंग से आगे तो आए ना, ये सामाजिक संजाल के थ्रू एक यह डिजिटल एंग्री आपको व्यक्त हुआ है। तो अपना अपना लोगों का अपना अपना धारणा है, दृष्टिकोण है। इसमें कईयों को रवि लामिछाने इस देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली और ईमानदार नेता दिखाई पड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से रवि लामिछाने के पक्ष में काल करने के बहुत सारे लोग हैं जो बालन शाह को बहुत ही सशक्त और निष्ठावान राजनेता मानते हैं। तो उन लोगों को लगा कि यह आंदोलन के बाद जो ये आपके प्रशासन का पक्ष में जो आवाज स्थापित हुआ है तो उस आवाज को प्रतिनिधित्व करेंगे देश के कार्यकारी प्रमुख के रूप में बालन शाह। लेकिन नेपाल की राजनीति को इतना सरल ढंग से समझा नहीं जा सकता है। बहुत सारी राजनीतिक जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।